सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पर परागण की विधियों के बारे में। टॉपिक क्या हमारा? पर परागण की विधियाँ। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि परागण दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है पर परागण। स्वपरागण के भी दो प्रकार पढ़े थे हमने, स्वक युग्मन पढ़ा था एवं सजातीय परागण के बारे में पढ़ा था। सेकंड जो प्रकार था वो पर परागण था। पर परागण किसी भी माध्यम के द्वारा होता है, तो माध्यम अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, चाहे वो जैविक घटक हो सकते हैं या अजैविक घटक हो सकते हैं। उन माध्यम के आधार पर परागण कितने प्रकार का हुआ था, इसकी विधियां कितनी प्रकार की हुई, इसके बारे में हम आज के इस टॉपिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। पर परागण का वह प्रकार है जिसमें किसी एक पुष्प के पुंकेसर से निकले हुए परागकण किसी अन्य पादप पर स्थित पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। यानी इसमें कम से कम दो पादप होना जरूरी है। इन दोनों पादपों के मध्य होने वाली परागण की क्रिया को हम पर परागण कहते हैं। पर परागण की जो माध्यम है, जो विधियां हैं, वो मुख्य रूप से दो प्रकार के माध्यम है। एक तो कहलाता है जैविक और दूसरा कहलाता है अजैविक। अजैविक घटक में वायु हो सकती है, जल हो सकता है। जैविक घटक के अंतर्गत कीट हो सकता है, पक्षी हो सकता है और जंतु हो सकता है। और जंतुओं में भी गिलहरी है, घोंघा है, चमगादड़ है, इत्यादि प्रकार के जंतु सम्मिलित होते हैं। इन माध्यमों के आधार पर उस पुष्प के क्या लक्षण होंगे कि उसमें वायु के द्वारा परागण हो, या फिर हम जल के द्वारा परागण हो, या फिर पक्षियों के द्वारा परागण हो, कौन से लक्षण होंगे। जैसा एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि गुलाब का पुष्प है। गुलाब के पुष्प में हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसका चटकीला रंग होता है, आकर्षक आकार होता है, उसमें सुगंध होती है। सुगंध के लिए हम उसके पास में जाते हैं, और जैसे ही हम उसको पकड़ के हिलाते हैं, उस दौरान अन्यहास उसमें से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर हो जाते हैं। या फिर जैसे कुछ जंतु उस पौधे से रगड़ते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, तब उसके परागकण उसके शरीर पर ट्रांसफर हो जाते हैं। अब जैसे ही वो जंतु किसी दूसरे पुष्प से घर्षण करता है, रगड़ता है, उस समय वो परागकण जो उसके शरीर पर लगे हुए वो उस वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर हो जाता है। तो एक पर परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। आपने देखा भी होगा कि प्रकृति के अंदर जब पुष्प खुले हुए होते हैं, उस समय कई प्रकार के कीट और विशेष प्रकार की मधुमक्खियाँ उस पुष्प पर मंडराते हुए दिखाई देती हैं। ये मधुमक्खियाँ भी अनायास में परागण की क्रिया को संपन्न करती है। तो वो पुष्प में ऐसे लक्षण कौन से होने चाहिए कि वहाँ पर कोई कीट परागण होगा, या कीटों के द्वारा परागण होगा, या पक्षियों के द्वारा होगा, अथवा जल के द्वारा होगा, उसके बारे में हम उसको विस्तार से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो परागण है वो है वायु परागण। तो वायु क्या है? एक अजैविक घटक है। इसमें माध्यम है वायु है। वायु के द्वारा परागणों का स्थानांतरण होता है, इसलिए इस परागण को वायु परागण के नाम से जाना जाता है। अब वायु परागित पुष्प कैसे होंगे? तो पुष्प के लक्षण की बात करें तो पुष्प होते हैं छोटे और अनाकर्षक होता, कोई विशेष प्रकार का आकर्षण नहीं होता। जैसे आपने बबूल के पुष्प देखे होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, एक समूह के रूप में होते हैं। लेकिन इनकी वर्तिकाग्र, जैसे वर्तिकाग्र इस प्रकार की समुंड होती है, अधिकांश पुष्पों की वर्तिकाग्र समुंड प्रकार की। लेकिन जिन पुष्पों में वायु द्वारा परागण होता है, उनमें वर्तिकाग्र इस प्रकार से पालीवत होती है। इसके ऊपरी भाग पर इस प्रकार की रोम युक्त संरचना होती है। तो इसको रोमिल परागण, रोमिल वर्तिकाग्र के नाम से जानते हैं। रोमिल होने के कारण
ये हवा में झूलती रहती है, तो हवा में तैरते हुए, वायु में तैरते हुए विभिन्न प्रकार के परागकण इन रोम के अंतर्गत उलझ जाते हैं और परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो परागण की संभावना को बढ़ाने के लिए कैसे पाई जाती है? रोमिल। रोमिल वर्तिकाग्र मुख्य लक्षण है घास का। दूसरा टाइफाम पाई जाती है, वो किसके समान है? ब्रश के समान वर्तिकाग्र है। तो इन पुष्पों में, किन पुष्पों में जिनमें वायु द्वारा परागण होता है, उसमें मुख्य जो लक्षण आएगा वो कौन सा? वर्तिकाग्र का होता है। और ये वर्तिकाग्र कैसी होगी? रोमिल होगी अथवा ब्रश समान होगी। अब इनमें पाए जाने वाले परागकण कैसे होंगे? परागकण की भी विशेषता होनी बहुत जरूरी है। तो परागकण नंबर फर्स्ट असंख्य होते हैं। असंख्य होने के कारण क्या है इसका? कि जैसे ही परागकोश का स्फुटन होगा तो वायु में फैल जाएंगे ये। अब वायु के द्वारा इसका स्थानांतरण होगा। यदि असंख्य नहीं होंगे तो वायु पता नहीं कौन सी दिशा में बहे या इसका प्रवाह किस दिशा में हो, फलस्वरूप परागण की क्रिया की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन यदि वो असंख्य है तो पूरे वातावरण में फैल जाएंगे। अधिक संख्या होने का परागण की संभावना अधिक होती है। दूसरा, छोटे होते हैं और हल्के होते हैं। हल्के होने के कारण ये वायु के साथ आसानी से स्थानांतरित हो सकते हैं। तो वायु द्वारा परागण में पुष्प और परागकणों की संरचना विशेष महत्व रखती है। दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है जल का। माध्यम क्या होगा इसमें? इस प्रकार के परागण में माध्यम होगा जल। जल के द्वारा परागकण स्थानांतरित होते हैं। हम इसको जल परागण कहते हैं। जलीय पौधों में सामान्यतः जल के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। जल में पाए जाने वाले पौधे दो प्रकार के होते हैं। एक पौधे तो होते हैं जो पूर्ण रूप से जल में डूबे हुए होते हैं, जिनको निमग्न पादप कहते हैं, और दूसरे होते हैं जिनका जड़ जमीन जल के अंदर रहती है लेकिन पूर्व भाग होता है पूर्ण रूप से जल की सतह पे होता है। तो उसी के आधार पर हम जल परागण को दो भागों में पढ़ेंगे। एक कहलाता है अधोजल या जलाद परागण। कहाँ पे होगा? जल के भीतर। जैसे ये एक पौधा है जो पूर्ण रूप से किस में डूबा हुआ है? जल में डूबा हुआ है। अब यदि इसके परागकोश से परागकण निकलते तो जल में तैरते हुए निकलेंगे। जल की धाराओं के साथ में तैरते हुए वो दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं। जल के भीतर ही परागण हो जाता है, उसको नाम देते हैं अधोजल परागण। किस में पाया जाता है? नाजास में पाया जाता है, सीरेटोफिला में देखने को मिलता है। और दूसरा ऐसा होता है जिसमें पुष्प जल की सतह पर पाया जाता है, तब उन पुष्पों में होने वाले जल परागण को नाम देते हैं जलपष्ट अथवा अधिजल परागण। अधोजल में परागकण जल के भीतर ही ट्रांसफर हो जाता है। अधोजल में जल की पृष्ठ सतह पर परागण की प्रक्रिया होती है। तो कहाँ पे होगा ये? जल की सतह पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेलेस्नेरिया। जल द्वारा होने वाले परागण में परागकण मोम आवरण युक्त होते हैं, जिसके कारण वो जल से खराब नहीं होते हैं और हल्के होते हैं ताकि आसानी से जल के साथ तैर सके। इसके अतिरिक्त मीरियोफिलम और पोटामेजिटॉन दो जलीय पादप हैं, लेकिन फिर भी इन पादपों में परागण वायु के द्वारा हो रहा है। क्योंकि ये पौधे जल की सतह पर होते हैं, पुष्प खिलते हैं, वायु के द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। ठीक इसी प्रकार का निम्फिया भी जलीय पौधा होने के बावजूद भी इसमें भी कीटों के द्वारा परागण होता है। तो ये पहला प्रकार वायु परागण और दूसरा प्रकार कौन सा हुआ? जल परागण। जल परागण में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मीरियोफिलम में किस माध्यम के द्वारा जल परागण होता है। तो मीरियोफिलम जलीय पौधा होने के बावजूद भी किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। और निम्फिया में किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा। दो परागण के बाद में तीसरा परागण पढ़ते हैं अपन,
जैविक घटक के द्वारा होने वाला परागण। अभी कौन सा पड़ा? अजैविक का। जैविक में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं परागण में, वो है कीट। तो पढ़ते हैं अपन कीट परागण। कीट परागण में माध्यम कीट होता है। अब कौन कौन से कीट परागण को प्रेरित करते हैं? तो उसमें कीटों में मुख्य रूप से मधुमक्खियाँ, कई प्रकार के पतंगे, तितलियाँ, बीटल इत्यादि कीट वर्ग के जंतु परागण क्रिया को संपन्न करते हैं। कीटों में भी सबसे ज़्यादा कीट परागण होता है तो वो होता है मधुमक्खियों द्वारा। कितना होता है? 80%। और प्रकृति में सबसे अधिक परागण में कोई यदि सहायक है तो वो है कीट परागण। कीटों के द्वारा प्रकृति में सबसे ज़्यादा परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। कीट परागण में पुष्प के लक्षण क्या हो सकते हैं? तो पुष्प हमेशा रंगीन होंगे, चमकदार होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं, उसमें विशेष गंध या सुगंध युक्त होती है और आकर्षक होते हैं। आपने कई प्रकार के पुष्प देखे होंगे जिनके ऊपर मधुमक्खियाँ मंडराती हुई दिखाई देती है या तितलियाँ मंडराती हुई दिखाई देती है। तो वो पुष्प हमेशा सुगंधित, मकरंद युक्त और रंगीन होते हैं। उस मकरंद और सुगंध से आकर्षित होकर के कोई कीट उस पुष्प तक पहुंचता है। कीटों के लिए क्या आवश्यक है? उसके मकरंद, जो कि उसका खाद्य पदार्थ हो सकता है। मधुमक्खियाँ तो वो उसको शहद निर्माण में प्रयोग करती है, तो मकरंद के लिए वो आते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मधुमक्खी अथवा कीट इस पुष्प पर बैठती है तो पुष्प के अंदर प्रवेशित करती है मकरंद के लिए, उस समय परागकोश है वो इस मधुमक्खी के शरीर से घर्षण करता है, जिसके कारण परागकण इस मधुमक्खी की सतह के मधुमक्खी के पास और सतह पर चिपक जाते हैं। और जैसे ही ये मधुमक्खी या कोई कीट किसी दूसरे पुष्प पर मकरंद के लिए जाता है, उस समय इसकी वर्तिकाग्र यदि इससे घर्षण कर रही है, उस स्थिति में परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रकृति में परागण किसके द्वारा होता है? मधुमक्खियों के द्वारा। इसमें परागकणों की विशेषता क्या होती है? तो परागकण सामान्यतः वायु परागित परागकणों से बड़े होते हैं और चिपचिपे होते हैं, जिससे आसानी से दूसरे कीटों पर ये चिपक जाते हैं। कीटों के द्वारा परागण सर्वाधिक होने के कारण, या हम ये कह सकते हैं कीट परागण में सर्वाधिक सहायक होता है। इसलिए सामान्यतः उद्यान में जैसे आम के बगीचे हैं या फलाहारी पौधों के बगीचों के मध्य स्थान पर मधुमक्खियों को पाला जाता है। इससे दो प्रकार के फायदे हो जाते हैं। एक, मधुमक्खियों के द्वारा शहद का उत्पादन हो जाता है, और दूसरा, उन फलाहारी पौधों में परागण के लिए मधुमक्खियाँ या कीटों की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो मधुमक्खियाँ ही परागण की क्रिया को संपन्न कर लेती हैं। फलस्वरूप उत्पादन अधिक हो जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कारण है कि फलाहारी पौधों के साथ मधुमक्खियों को पालने से उत्पादन अधिक होता है? तो मुख्य कारण क्या होगा? क्योंकि मधुमक्खियाँ परागण में सहायक होती है, इसलिए उसमें अधिक से अधिक परागण होने के कारण उत्पादन अधिक होता है। कुछ ऐसे कीट भी होते हैं जो इसी पुष्प पर आकर के मकरंद को खा जाता है, लेकिन वो परागण में सहायक नहीं होते। अर्थात होता क्या है, वो इस प्रकार से पुष्प में घुसते हैं कि परागकण उसके शरीर से स्पर्श करते ही नहीं, उससे चिपकते नहीं है। आया था मकरंद लेने के लिए, मकरंद खा गया। इस पुष्प में मकरंद क्यों हुआ? ताकि उस मकरंद से आकर्षित होकर कोई कीट इस पुष्प पर आए और उसके साथ में परागण की क्रिया को संपन्न करे। लेकिन उन कीटों ने क्या किया? मकरंद तो खा लिया, लेकिन परागण की क्रिया को संपन्न नहीं किया। अर्थात उन्होंने चोर की भांति कार्य किया। इसीलिए ऐसे कीटों को मकरंद दस्यु के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे इसको? मकरंद दस्यु।
नेक्स्ट जो प्रकार है 4th नंबर, उसको कहते हैं हम पक्षियों द्वारा परागण। कैसे करेंगे पक्षी परागण? हमेशा इस प्रकार के पुष्प जिनमें पक्षियों के द्वारा परागण होता है वो पुष्प सामान्यतः उल्टा लटका हुआ होता है। इसके अतिरिक्त वो नलिकाकार हो सकता है, जैसे तंबाकू में पाया जाता है, प्याले नुमा हो सकता है, बॉटल ब्रूस के अंदर एग्जाम्पल आता है, या कुंभाकार पुष्प हो सकता है, जैसे एरिकेसी कुल के पौधों में पाया जाने वाला पुष्प कैसा होता है, कुंभाकार, और दूसरा कैसा उल्टा लटका हुआ होता है। कई प्रकार के पक्षी, कैसे पक्षी, जैसे गुंजन पक्षी, शक्करखोरा, नेक्टीरा इत्यादि पक्षी वायु में अपने आप को स्थिर कर देते, उड़ते हुए क्या करेंगे, स्थिर करेंगे, और स्थिर करने के साथ में इसकी लंबी चोंच होती है, वो इस पुष्प के अंदर उसको प्रवेशित करवाता है, और उसकी सहायता से क्या करता है, वो मकरंद को अवशोषित करता है, मकरंद को उपयोग में लेता है। उस दौरान इस पक्षी की चोंच पर विभिन्न परागकण जो चिपचिपे प्रवृत्ति के होते हैं वो चिपक जाते हैं, और जैसे ही ये पक्षी किसी अन्य पुष्प से मकरंद लेने के लिए पहुंचता है तो वापस अपनी चोंच को अंदर की ओर डालेगा, उस स्थिति में परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो पक्षियों द्वारा परागण यदि हो रहा है तो वो पुष्प कैसा होता है, नलिकाकार, प्याले नुमा, कुंभाकार, आकर्षक होगा, सुगंधित होगा, और उसमें मकरंद 100% पाया जाएगा। कौन कौन से पक्षी हैं? तो पक्षी परागणकर्ता के रूप में गुंजन पक्षी, शक्करखोरा और नेक्टीरा। किन पादपों में पाया जाता है? सेमल में पाया जाता है, बिगोनिया में पक्षियों द्वारा परागण होता है, और पलाश में। तो कुल 3 प्रकार के एग्जाम्पल जिनमें पक्षियों के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। 5वां जो प्रकार है वो है चमगादड़ के द्वारा, क्योंकि चमगादड़ रात्रिचर प्राणी है, रात को घूमता है अपने खाद्य पदार्थ के लिए। चमगादड़ मुख्य रूप से मांसाहारी है, इसलिए वो कीटों को खाने के लिए पुष्प तक पहुंचता है, या मकरंद को अवशोषित करने के लिए पुष्प तक पहुंचता है। तो जैसे ही रात्रिचर प्राणी जैसे चमगादड़ किसी पुष्प पर जाएंगे, उस अवस्था में परागण की क्रिया को संपन्न कर देते। तो वो पुष्प भी कैसे होने चाहिए? वो फ्लावर हमेशा रात में खुलने वाले होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? रात में खिलते हैं, और रात में खिलने वाले पुष्प लगभग श्वेत रंग के होते हैं, जबकि कीटों के द्वारा परागण होता है वो दिन में होता है, इसलिए कैसे होता है, वो रंगीन होते हैं, और ये कैसे होंगे, सामान्य तौर पर श्वेत रंग के होते हैं। इसमें मकरंद की मात्रा कीट परागण पुष्पों की तुलना में बहुत अधिक होती है। उस मकरंद से ही और सुगंध से आकर्षित होकर के चमगादड़ उस पुष्प तक पहुंचते हैं और परागण की क्रिया को संपन्न कर देते हैं। जैसे कौन कौन से पादप हैं? जैसे कदम का है, कचनार का है, बालम खीरा का है इत्यादि पौधों में जो कि जिसके पुष्प रात्रि में खिलते हैं, चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। तो इसमें माध्यम क्या हुआ? चमगादड़, जो कि जंतुओं की श्रेणी में उसको पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे सरप वृक्ष है और कीड़ है इत्यादि में घोंगे के द्वारा परागण की क्रिया होती है। किसके द्वारा होती है? घोंगे के द्वारा। ये अन्य माध्यम के अंतर्गत आ जाता है। सेमल एक ऐसा पादप है जिसमें पक्षियों के द्वारा परागण होता है, और पक्षियों के साथ साथ में गिलहरी द्वारा भी परागण हो सकता है। तो सेमल में गिलहरी के द्वारा भी होता है और पक्षियों के द्वारा भी होती है। एक नाम सुना होगा गोरख इमली, गोरख इमली में भी पक्षियों के द्वारा परागण होता है। तो इस प्रकार से इस प्रकृति में मुख्य रूप से 5 माध्यमों के द्वारा या 5 विधियों के द्वारा पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। नंबर फर्स्ट वायु परागण, जल परागण, कीट परागण, पक्षी परागण और चमगादड़ परागण। इसमें से सबसे ज़्यादा जो परागण होता है कौन से माध्यम द्वारा होता है? कीटों के द्वारा होता है। कीट परागण सबसे ज़्यादा होता है। और कीटों में भी कौन से कीट सबसे ज़्यादा भूमिका निभाते हैं? मधुमक्खियाँ, जो शहद निर्माण के साथ साथ में परागण की क्रिया को सबसे ज़्यादा संपन्न करते हैं।
आज के टॉपिक को यहीं अपन समाप्त करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।